283 प्राइमरी स्पेल्स का 5th लेवल। सैंड हाउल टाइगर काफी ताकतवर था। लकी के सोल सीड की वजह से उसके पैर रेतीले दलदल में धंसने के बावजूद उसने अपनी ताकत से हवा में छलांग लगाई और रॉक बैरियर के दीवार के ऊपर उतर गया। रॉक बैरियर 10 मीटर ऊंचा था और उसका पैटर्न अजीबोगरीब तरीके से उभरा हुआ था। सैंड हाउल टाइगर इस पर खड़ा था, उसकी नजर लकी पर गड़ी थी, जो उससे सबसे नजदीक था। टाइगर ने ऊंचाई से छलांग लगाई और उसका शरीर अभी भी मोटी ब्लड शेडो से ढकी हुई थी। आरव इस पावर से पूरी तरह वाकिफ था, क्योंकि उसके ब्लड बूट्स की शक्ति भी कुछ इसी तरह की थी, जो उस क्रिम्सन शेडो की लेयर से आती थी। सैंड हाउल टाइगर की शेडो ने उसे अनोखी सक्रिय दी थी। सामान्य रूप से ऐसे डिमन बीस्ट्स अपनी ताकत का बेहतर इस्तेमाल रेगिस्तान की कठोर जमीन पर करते हैं। शायद भूख की वजह से ही ये सैंडी हिल्स तक शिकार की तलाश में आया था। रॉक बैरियर सैंड हाउल टाइगर के लिए एक परफेक्ट स्प्रिंगबोर्ड साबित हुआ। उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई और लकी ने एक बार फिर उसकी स्पीड को गलत समझा। लकी पहले से ही अपने स्पेल्स का इस्तेमाल करने में बिजी था, लेकिन न तो विंड ट्रैक और न ही अर्थ वेव इस भयानक स्पीड से आने वाले सैंड हाउल टाइगर के हमले से बचने के लिए काफी थे। टाइगर अब बस कुछ इंच की दूरी पर था। लकी उसके चमकते हुए दांतों को देख सकता था। उसकी ओर उठी एक बदबूदार सांस और साथ ही एक जबरदस्त डर ने उसे जकड़ लिया। लाइट प्रोटेक्शन, सेक्रेड शील्ड। रुद्र, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा था, उसने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझते हुए तेजी से रिएक्ट किया। उसके लाइट एलिमेंट स्पेल ने तुरंत लकी के चारों ओर बेहद मजबूत शील्ड्स बना दिया था। सैंड हाउल टाइगर ने पूरी ताकत से सेक्रेड शील्ड पर हमला किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने एक मजबूत मेटल की दीवार पर टक्कर मारी हो। इसने लकी को हल्का पीछे धकेल दिया और वह अपने सिर को हिला रहा था, जैसे उसे थोड़ी देर के लिए झटका लग गया हो। लकी पूरी तरह सुरक्षित था। उसने रुद्र की ओर देखते हुए उसका शुक्रिया अदा किया, जिसने अपना सीना थपथपाते हुए इशारा किया कि वह आगे बढ़े और जो करना है, करे। मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा, रुद्र ने कहा। लकी ने सिर हिलाया और महसूस किया कि आरव ने जिन मैजिशियंस को इकट्ठा किया है, वे सभी एलीट थे। वे बिना ज्यादा कहे एक साथ काम कर रहे थे, जो लकी के लिए एक बड़ी राहत थी। असल में लकी की कोई आक्रामक क्षमता नहीं थी। आर्मी में उसका मेन काम वेंगार्ड का था, जहां वह डिमन बीस्ट्स को गुस्सा दिलाता था। सीधे शब्दों में कहें तो उसका काम था दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। जैसे ही डिमन बीस्ट्स का ध्यान लकी की तरफ गया, उसने बाकी मैजिशियंस के लिए खुला रास्ता बना दिया, ताकि वे अपने स्पेल्स बिना किसी रुकावट के डाल सकें। लकी के वेंगार्ड बनने के बाद आरव और कृति ने तुरंत अपने इंटरमीडिएट स्पेल्स का इस्तेमाल किया। सैंड हाउल टाइगर, जो पिछली टक्कर से अभी भी थोड़ा इम्बैलेंस था, अचानक से दो ताकतवर हमलों का सामना कर रहा था। घबराहट में उसने उन हमलों को डॉच किया। सैंड हाउल टाइगर का डिफेंस सच में बहुत मजबूत था। दो इंटरमीडिएट मैजिशियंस के हमलों में से सिर्फ आरव का तेज थंडरबोल्ट ही कुछ काम का साबित हुआ, जिसने सैंड हाउल टाइगर को वापस लकी द्वारा बनाए गए क्विकसेंड में धकेल दिया। सैंड हाउल टाइगर का आधा शरीर रेत में फंसा हुआ था और उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की। रेत का चिपचिपापन बहुत ज्यादा था, और इसका मेन कारण था अर्थ एलिमेंट सोल सीड, जिसे लकी ने अग्निगर्भ में हासिल किया था। सैंड हाउल टाइगर अब फ्रीली मूव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका आधा शरीर रेत में गहराई से धंस चुका था। ये एक शिकारी के जाल में फंसे जानवर जैसा था। जितना ज्यादा वह बाहर निकलने की कोशिश करता, उतनी ही तेजी से वह रेत में और गहराई तक धंसता जा रहा था। जायंट शैडो स्पाइक। आरव ऐसे समय में अपनी शक्ति को छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने तुरंत शैडो एलिमेंट का स्पेल इस्तेमाल किया। जायंट शैडो स्पाइक ने सैंड हाउल टाइगर के शैडो को जमीन में कील की तरह थोप दिया, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा था। डार्क एनर्जी ने एक गैस जैसी रस्सी का रूप ले लिया, जिसने सैंड हाउल टाइगर के शैडो को जकड़ लिया। अब सैंड हाउल टाइगर बस असहाय रूप से देख सकता था, क्योंकि उसका अपना शरीर धीरे धीरे रेत के अंदर धंसता जा रहा था। रेत का दलदल और जायंट शैडो स्पाइक एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन था। मस्कुलर सैंड हाउल टाइगर, जो अपनी ताकत और स्पीड के लिए जाना जाता था, वो अपनी पूरी शक्तियों को इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं पा सका। इससे पहले ही सभी ने मिलकर उसे हरा दिया। लगता है कि फेमस सैंड हाउल डिमन टाइगर इतना डरावना नहीं है जितना मैंने सोचा था, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। यहाँ की रेत नर्म है, इसलिए तुम्हारे अर्थ एलिमेंट और सोल सीड की शक्ति काफी बढ़ गई है।
और इतना ही नहीं, सैंड हाउल टाइगर को अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने से पहले ही खत्म कर दिया गया। छुटकी ने कहा, चलो देखते हैं, क्या सैंड हाउल टाइगर के पास कोई रेयर हड्डी या चमड़ी है। वैसे भी ये एक वॉरियर क्लास डिमन बीस्ट था, इसके शरीर में जरूर ही कीमती चीजें होंगी। आरव ने अपनी चमकती आंखों के साथ कहा, मानो वह पहले से ही खजाने की उम्मीद कर रहा हो। आरव ने पहले भी कई डिमन बीस्ट्स को मारा था, इसलिए वह लकी की तरह वॉरियर लेवल बीस्ट को खत्म करने के बाद ज्यादा एक्साइटेड नहीं था। उसका ध्यान ज्यादातर पैसों पर था, क्योंकि वह जानता था कि वॉरियर लेवल बीस्ट के अंदर अक्सर कुछ ना कुछ रेयर खजाने मिलते हैं। लेकिन सैंड हाउल टाइगर के पास वो रेयर आइटम्स नहीं थी जिन्हें आरव ढूंढ रहा था। उसका सोल भी सिर्फ एक साधारण सोल रेमनेंट था, जिससे ज्यादा फायदा नहीं मिल सकता था। आरव ने सोल रेमनेंट को काले पेंडेंट के अंदर स्टोर कर लिया, इसे कच्चा माल मानते हुए, ताकि सोल एसेंस को रिफाइन कर सके। उसका टारगेट था कि वो अपने शेडो एलिमेंट के बेसिक स्पेल को चौथे लेवल तक पहुंचा सके, जिससे उसकी शक्ति में बड़ा बदलाव आ सकता था। बताओ आरव, तुमने अपनी बेसिक स्पेल्स को 5वें लेवल तक पहुंचाने की कोशिश क्यों नहीं की? रुद्र ने अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछा। कृति, जो उनके पास खड़ी थी, उसने हैरानी से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। 5वां लेवल? इसका मतलब है कि ये बंदा अपनी बेसिक स्पेल्स को चौथे लेवल तक पहले ही पहुंचा चुका है। कृति ने हैरान होकर मन ही मन सोचा। शेखावत परिवार को मैजिक कम्युनिटी में एक फेमस बिजनेस फैमिली के रूप में जाना जाता है। उनके परिवार के बाजार कई शहरों और स्टेट्स में फैले हुए हैं, इसलिए बहुत से लोग उन्हें टाइकून कहते हैं। फिर भी कृति ने कभी भी किसी फेमस परिवार के मैजिशियन को अपने बेसिक स्पेल्स को चौथे लेवल तक पहुंचाते नहीं देखा था। 5वें लेवल तक पहुंचाने की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो सिर्फ एक सपने जैसा था। यह सोचकर उसे और भी हैरानी हो रही थी कि आरव ने ये कैसे हासिल कर लिया था। तुम्हें क्या ये सब हलवा लगता है? अपने बेसिक स्पेल्स को चौथे लेवल से 5वें लेवल तक पहुंचाने के लिए कुल 7 वॉरियर क्लास सोल एसेंस की जरूरत होती है। मुझे पैसे दो और मैं अभी उन्हें 5वें लेवल तक पहुंचा दूंगा, आरव ने रुद्र पर गुस्सा करते हुए कहा। रुद्र ने इसे आसानी से कह दिया था, लेकिन अगर हाई लेवल्स तक पहुंचने के लिए सिर्फ सर्वेंट क्लास सोल एसेंस की जरूरत होती, तो आरव अग्निगर्द के जंगल में कुछ और समय बिताने के बारे में सोचता, ताकि अपनी बेसिक स्पेल्स को अगले लेवल तक पहुंचा सके। लेकिन 5वें लेवल के लिए जिन रिसोर्सेस की जरूरत थी, वो बहुत ज्यादा थे। 7 वॉरियर क्लास सोल एसेंस की कुल लागत 100 करोड़ से भी ज्यादा होती, जो अनन्या के लिए विंग मैजिकल इक्विपमेंट खरीदने के लिए काफी थी। इसके अलावा वॉरियर लेवल सोल एसेंस पाने के चांस बहुत कम थे। यहां तक कि अगर आरव 100 वॉरियर क्लास सोल रेमनेंट्स इकट्ठा करता, तो भी ये एक पूरी सोल एसेंस रिफाइन करने के लिए काफी नहीं होता। आरव को अभी अपने बेसिक स्पेल्स को 5वें लेवल तक पहुंचाने में काफी समय लगने वाला था। चलो, यहां समय बर्बाद मत करो, हमें ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में अब आगे बढ़ना है, छुटकी ने तेजी से कहा, उसकी आवाज में जल्दबाजी साफ झलक रही थी। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर उनके मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा था। हालांकि उन्होंने अनन्या, जो एक साइकिक थी, उसे साथ लाए थे, फिर भी इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो इस इलाके को सुरक्षित रूप से पार कर लेंगे। CH-284 मास्टर हंटर का कमाल। जैसे ही आरव और उसकी टीम आगे बढ़ रही थी, उन्होंने देखा कि रेत के बादलों के बीच से कुछ लोग उनकी ओर तेजी से बढ़ रहे थे। जब वह ग्रुप पास आया, तो आरव और उसकी टीम को एहसास हुआ कि सामने वाले भी हंटर्स की एक टीम थी। उनकी उम्र से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वे भी यंग और एक्साइटेड मैजिशियंस थे। उनके कॉन्फिडेंस और तेज मूवमेंट से साफ था कि यह ग्रुप भी काफी टैलेंटेड था, और अपने तरीके से ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के चैलेंजेस को पार करने की कोशिश कर रहा था। जब उन्होंने टीम की ओर आकर सैंड हाउल टाइगर की लाश देखी, तो उनके चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। उनमें से एक लंबी और गुस्सैल फीमेल मैजिशियन तेजी से आरव की टीम की ओर आए और उंगली उठाकर गुस्से में बोली, तुम लोग कितने बेईमान हो। हम आधे दिन से इस सैंड हाउल टाइगर का पीछा कर रहे थे और इसे घायल भी किया था। अब तुम लोगों ने मौका देखकर हमारे शिकार पर कब्जा कर लिया जब हम इसकी लोकेशन खो बैठे। क्या तुम्हें नहीं पता कि हंटर्स के बीच दूसरों का शिकार चुराना गलत है? उस फीमेल मैजिशियन की टोन काफी जोरदार थी, और उसकी आवाज इतनी तीखी और जोरदार थी कि सुनने वालों को असहज कर रही थी। आंटी, सैंड हाउल टाइगर तो हम पर चार्ज कर रहा था जब हमने उसे देखा। क्या आप कह रही हो कि अगर हमें इसे मारने की इजाजत नहीं है तो हमें इसे खुद को खा जाने देना चाहिए था? रुद्र ने पहले ही थोड़ी नाराजगी के साथ कहा।
तुमने मुझे आंटी कैसे कहा? मैं तो अभी 30 की भी नहीं हुई। वो फीमेल मैजिशियन गुस्से में आ गई थी। ओह, लेकिन तुम्हारा टेम्परामेंट तो उन आंटियों जैसा है जो पब्लिक स्क्वायर में डांस करती हैं, और जब उनका स्पॉट कोई ले लेता है, तो वैसे ही भड़क जाती हैं, आरव ने सार्कास्टिक रिमार्क करते हुए तुरंत रुद्र के साथ डुएट में शामिल होते हुए बोला। फीमेल मैजिशियन का चेहरा तमतमा उठा, और ऐसा लग रहा था जैसे वह दोनों बेअदब लड़कों को सबक सिखाने का इरादा बना रही थी। लेकिन काले दाढ़ी वाले लीडर ने आगे बढ़कर उसे रोक लिया। उन्होंने इस समय झगड़ा शुरू करने को प्राथमिकता नहीं दी, क्योंकि वे डेमन बीस्ट्स की टेरिटरी में थे। हंटर्स का एक दूसरे की मदद करना ही बेहतर था, भले ही उन्हें यह अन्यायपूर्ण लग रहा हो कि उनका शिकार पहले ही छीन लिया गया था। उन्होंने पहले ही सैंडहाउल टाइगर को घायल करने में अपनी ज्यादातर एनर्जी बर्बाद कर दी थी, इसलिए अब उनकी ताकत पहले जैसी नहीं रही थी। कोई हैरानी की बात नहीं कि सैंडहाउल टाइगर से निपटना इतना आसान क्यों लगा, लकी ने कुछ महसूस करते हुए कहा। लकी ने फाइट के दौरान देखा था कि बीस्ट के शरीर पर कुछ घाव और चोटें थी, तो उसने सोचा कि शायद ये किसी और क्रीचर से लड़कर आया था। असल में वह कुछ हंटर्स से लड़ चुका था, और जब उसे समझ आया कि वह उनके मुकाबले का नहीं था, तो भाग गया। किसी तरह वह आरव की टीम के सामने आ गया, जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। मेरे भाइयों, हमने सैंडहाउल टाइगर से काफी देर तक लड़ाई की, नहीं तो तुम इसे इतनी आसानी से नहीं मार पाते। क्या तुम सहमत होगे अगर हम इसकी लाश चेक करें, और अगर उसमें कोई रेयर हड्डियां, खून, चमड़ी या कुछ और निकले तो हम लूट को आधा आधा बांट लें? काले दाढ़ी वाले लीडर ने दोस्ताना अंदाज में कहा। लेकिन आरव इससे खुश नहीं था। ये बेवकूफ अपने शिकार की लोकेशन खो बैठे थे, और अब इतने समय बाद आकर मांग कर रहे थे कि शिकार उनकी थी, और लूट को आधा आधा बांटने की बात कर रहे थे। इन देयर ड्रीम्स, सैंडहाउल टाइगर बहुत फेमस डेमन बीस्ट था, और उसकी लाश काफी कीमती थी। भले ही उसमें कोई रेसर लूट न हो, उसकी अच्छी हालत में लाश की कीमत 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच होती। आरव बाकी चीजों पर समझौता करने के लिए तैयार हो सकता था, लेकिन जब बात पैसों की आती, तो वह किसी को एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। कितनी शर्म की बात है कि तुम्हारे हाथों से एक बीस्ट भाग निकला, और तुम लोग अपने आप को हंटर्स कहते हो। छुटकी को भी यह डिमांड बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक मिनट, छोटी लड़की, तुम्हें लगता है तुम किससे बात कर रही हो? बीस्ट से नीचे आओ यहाँ, और मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए। उस फीमेल मैजिशियन ने गुस्से में छुटकी की तरफ इशारा करते हुए कहा। हम तो बस हंटर्स के नियम फॉलो कर रहे हैं, इसमें बेशर्म होने की क्या बात है? लीडर ने, जिसकी काली दाढ़ी थी, मुंह बनाते हुए बोला। किसी ने तुम्हें अपने सीनियर्स का सम्मान करना नहीं सिखाया? छुटकी ने भी तीखे स्वर में जवाब दिया। सीनियर्स, हा, तुम तो बहुत फनी हो, उस फीमेल मैजिशियन ने हंसते हुए कहा। देखो तुम कितनी यंग हो, जैसे कुछ बच्चे जो अपने हाई स्कूल से भाग आए हो और यहाँ वहाँ घूम रहे हो। अगर हमने पहले ही सैंडहाउल टाइगर को घायल नहीं किया होता, तो अब तक टाइगर तुम सबकी हड्डियां चबा रहा होता। तुम्हें हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि सैंडहाउल टाइगर कोई ऐसा क्रीचर नहीं है जिसे सिर्फ बातों से काबू में किया जा सके, फीमेल मैजिशियन ने मजाक उड़ाते हुए कहा। वह बेहद परेशान कर रही थी, और बिना रुके बड़बड़ाती जा रही थी। तभी छुटकी ने अपना हंटर बैज निकाला और उसे फीमेल मैजिशियन के सामने लहराया। उस फीमेल मैजिशियन की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसका मुंह समय पर बंद होने में नाकाम रहा। वो अब छुटकी को अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी, उसकी नजरें बार बार छुटकी और हंटर बैज के बीच घूम रही थीं। हंटर बैज मैजिक इक्विपमेंट की तरह होता है, और इसे सिर्फ एक मैजिशियन के सोल से जोड़ा जा सकता है। इसे नकली बनाना नामुमकिन था। वो हंटर्स का ग्रुप अभी सिर्फ एडवांस्ड रैंक हंटर्स था, लेकिन उन्हें अभी भी हंटर मास्टर के रैंक तक पहुंचने के लिए एक बड़े पहाड़ जितने पॉइंट्स जमा करने की जरूरत थी। इसके अलावा हंटर यूनियन का नियम था कि लोअर रैंक्ड हंटर्स को अपने सीनियर्स का सम्मान करना चाहिए। उन्हें हायर रैंक्ड हंटर्स के शिकार के लिए मुकाबला करने का कोई अधिकार नहीं था, और न ही उन्हें अपने सीनियर्स का अनादर करने की अनुमति थी। उस फीमेल मैजिशियन के चेहरे पर एक बेहद अजीब एक्सप्रेशन था, और काफी देर तक वह कुछ बोल ही नहीं पाए। उनके लीडर के चेहरे पर भी एक असहज और सीरियस एक्सप्रेशन साफ झलकने लगा। अगर ये छोटी लड़की पहले से ही एक हंटर मास्टर है, तो उसकी टीम के बाकी लोग कितने खतरनाक होंगे? फीमेल मैजिशियन ने सोचा।
उन्होंने इन लोगों को बुरी तरह अंडरएस्टिमेट किया था। कोई हैरानी नहीं कि सैंड हाउल टाइगर इतनी जल्दी मारा गया था जब उन्होंने उसे कुछ ही देर के लिए ट्रैक करना छोड़ा था। ब्लैक बियर्ड वाले लीडर और उस फीमेल मैजिशियन ने अपने टीम के साथ जल्दी से वहां से खिसकने का फैसला किया। उन्होंने अब खुद को काफी शर्मिंदा कर लिया था। ये उनकी गलती थी कि लालच में आकर उन्होंने आरव की टीम से लूट में हिस्सा मांग लिया, जबकि वे अपने शिकार का ट्रैक पहले ही खो चुके थे। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो चुटकी जैसी इंटेलिजेंट और शक्तिशाली हंटर से टकरा गए। ये सिर्फ एक छोटा सा घटनाक्रम था। टीम ने बिना रुकावट के अपने सफर को जारी रखा, पल्सेटिंग सैंडहिल्स को पार करते हुए। रेगिस्तान उतना बड़ा नहीं था जितना कि पहले लगता था। एक दिन से ज्यादा का सफर के बाद विशाल रेतीले मैदान एक बंजर चट्टान जैसे इलाके में बदल गए। चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे थे। रॉकी इलाके में सैंड हाउल टाइगर्स का सामना करने की संभावना और बढ़ गई थी। ग्रुप ने पूरी कोशिश की थी कि इन बीस्ट से बचा जा सके, लेकिन जब लड़ाई टालना मुमकिन था तो उनके पास भी लड़ने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचा था। लकी की टीम का हिस्सा होने से उसकी आर्मी की ट्रेनिंग बेहद कारगर साबित हो रही थी। जब उनके इलाके से बचकर जाना मुश्किल हो जाता था, तब लकी अपने विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सैंड हाउल टाइगर्स का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए वहां से दूर ले जाता था। 3 सैंड हाउल टाइगर्स का सामना करना टीम के लिए बेहद चैलेंजिंग था, इसलिए ज्यादातर समय लकी चट्टानी इलाके में तेजी से दौड़ता रहता था, उन बेवकूफ सैंड हाउल टाइगर्स को अपने पीछे लगाकर उनकी दिशा भटकाने की कोशिश करता, ताकि बाकी टीम सुरक्षित आगे बढ़ सके। सफर ज्यादातर खतरों से मुक्त रहा और आखिरकार वो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर तक पहुंच गए। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर असल में एक सूखी घाटी थी, जो आसपास के ऊंचे इलाकों से नीचे की ओर फैलती हुई हवा के कटाव के कारण बहुत ही ज्यादा चौड़ी हो गई थी। मैप पर देखने पर यह एक लंबी, मिट्टी के रंग की सांप जैसी दिखती थी, जो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर इलाके से होकर गुजरती थी। इसकी लंबाई पवनपुर के आधे हिस्से से होकर जाती थी, और इसका सबसे संकरा हिस्सा भी 10 किलोमीटर से ज्यादा चौड़ा था। 285 व्हाइट सैंड डिमंस। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में रहने वाले भयानक क्रीचर्स को व्हाइट सैंड डिमन कहा जाता है। डेजर्ट के किनारे खड़े होकर जब नजर दौड़ाई तो सामने एक सूखी ढलान दिखी। इसे भले ही नदी कहा जाता हो, लेकिन असल में यह एक विशाल महासागर जैसा लगता है, क्योंकि इसकी ढलान नीचे की ओर जाती है, जैसे एक बड़े पठार का किनारा हो। यहाँ की रेत बहुत ही बारीक और सफेद थी, जो एक पतली परत की तरह पूरे इलाके में फैली हुई थी। ये रेत के टीले दूर से देखने पर ऐसे दिखते थे जैसे सफेद महासागर की लहरें हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि यहाँ व्हाइट सैंड डिमंस रहते हैं? मैंने तो अब तक एक भी नहीं देखा, कड़ी धूप से बचते हुए लकी ने अपनी आंखों के आगे हाथ रखते हुए पूछा, जब वह एक ऊंची जगह से एरिया को देख रहा था। बाकी टीम मेंबर्स के दिलों में भी थोड़ा शक था। इस समय वे लोग कई किलोमीटर दूर तक फैली सफेद रेत को देख सकते थे। रेत के बीच कोई हरकत नहीं हो रही थी। कभी कभी हवा के चलते सफेद रेत की लहरें उठती थीं, लेकिन इसके अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी वक्त छुटकी ने सैंड हाउल टाइगर के इंटरनल ऑर्गन्स को अपने बैग से निकालते हुए उन्हें लकी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे दूर फेंक दो। लकी ने अपनी शक्ति इकट्ठी की और सैंड हाउल टाइगर के ऑर्गन्स को दूर डस्ट और सैंड के रिवर में फेंक दिया। जैसे ही वे जमीन पर गिरे, सफेद रेत की शांत लहरों में अचानक हलचल हुई। कुछ 3 मीटर लंबे जायंट क्रिएचर उठ खड़े हुए, उनके हाथों में रेत से बनी भारी तलवारें थीं। उन्होंने मिलकर उन बदबूदार, खून से सने ऑर्गन्स को घेर लिया। जब टीम ने ध्यान से इन जायंट्स को देखा, तो कुछ ही पलों में वे सभी वापस रेत में बदल गए और ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के साथ बिखर गए। पूरा नज़ारा सिर्फ कुछ सेकंड्स में होकर खत्म हो गया। शांत सफेद रेत का मैदान अचानक 40 से ज्यादा सफेद दानवों में बदल गया, जिनके पास तलवारें थी। फिर वे उसी तेजी से वापस रेत में बदल गए और शांति लौट आई। ये सब के लिए एक चौंकाने वाला नजारा था। इतने छोटे से डिस्टर्बेंस से ही इतने सारे क्रीचर्स आ गए। अगर हम सब वहां कदम रखते तो पूरे व्हाइट सैंड रिवर के डिमन बीस्ट्स हम पर टूट पड़ते। लकी ने शौक में पूछा। आरव और रुद्र ने सहमति में सिर हिलाया, खुद को पेशाब करने से रोकते हुए। शुक्र है कि उन्होंने वहां कदम नहीं रखा। कौन सोच सकता था कि इतने सारे व्हाइट सैंड डिमंस अचानक सामने आ जाएंगे। चलो, रिवरसाइड पर कैंप लगाते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। रात होने वाली है, और अगर हम सुबह सबसे पहले निकलते हैं तो कोई देर नहीं होगी, छुटकी ने सलाह दी।
कैंप सेटअप करने में लकी से बेहतर कोई नहीं था। ऐसा लगता था जैसे उसकी जिंदगी स्टेरॉइड्स पर ही चलती थी। उसके पास हर रोज ढेर सारी एनर्जी होती थी और वो सब कामों में माहिर था। जब बाकी सब आराम कर रहे थे, लकी ने पहले ही सबके लिए टेंट सेट कर दिए थे। कुल 2 टेंट्स थे, जिन्हें जेंडर के हिसाब से अलग रखा गया था। आरव स्विफ्ट स्टार वुल्फ के पास गया और उसके गले के फर को अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाते हुए अनन्या से पूछा, जो वुल्फ के ऊपर आराम से बैठी थी, क्या तुम थक गई हो? अनन्या ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन जब वो कुछ बोलने ही वाली थी, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने अपनी नाराजगी जताते हुए सिर उठाया, जैसे कहना चाहता हो कि ये सवाल उससे पूछा जाना चाहिए था। आरव ने मुस्कुराते हुए उसके सिर को प्यार से थपथपाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ बहुत मेहनत कर रहा था। उसने सिर्फ अनन्या को नहीं, बल्कि छुटकी को भी बहुत समय तक अपनी पीठ पर बिठाए हुए था। छुटकी छोटी थी और अनन्या भी काफी पतली थी, दोनों का वजन मिलाकर भी शायद आरव जितना नहीं होता। फिर भी स्विफ्ट स्टार वुल्फ को यह बहुत परेशान कर रहा था, क्योंकि वह अपनी सामान्य फुर्ती से लड़ाई नहीं कर पा रहा था। वो व्हाइट सैंड डिमन अपने इलाके की हिफाजत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी फितरत उतनी खतरनाक नहीं लगती जितनी सैंड हाउल टाइगर की है। शायद मैं उन्हें शांत कर सकती हूँ, अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आरव ने अनन्या के माथे पर पसीना देखा और उसे उस पर थोड़ी दया आई, लेकिन वह समझ सकता था कि वह कितनी एक्साइटेड थी। यह पहली बार था जब वह ऐसी जगह पर आई थी, और पहली बार आरव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रही थी। आसमान में अंधेरे की चादर छा चुकी थी। रेगिस्तान में दिन और रात के तापमान में बड़ा फर्क होता है। जैसे ही थोड़ी गर्मी उस सफेद जमीन से हटने लगी, ठंडी हवा ने धीरे धीरे उन पर काबू करना शुरू कर दिया। 3 लड़कियां पहले से ही टेंट में सो रही थीं, जबकि 3 लड़के बारी बारी से रात की पहरेदारी कर रहे थे। आरव को आखिरी पहरेदारी की जिम्मेदारी मिली थी। जब वह उठा, तो उसे ऐसा लगा मानो वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। ठंडी हवा, जो बिना किसी रोक टोक के उसके शरीर से टकरा रही थी, बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई तेज धार वाला ब्लेड उसके स्किन को काट रहा हो। आरव ने धीरे से एक फायर बॉल जलाए और उसे जमीन पर फेंक दिया, एक छोटी सी आग जलाने के लिए। वह उब चुका था, इसलिए वह बार बार आग को बुझाता और फिर से जलाता रहा। ये खेल लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। अचानक उसने दूर से हलचल की आवाज सुनी। हालांकि उसका नाइट विजन बहुत अच्छा था, लेकिन आसमान सफेद धूल से भरा हुआ था, जिससे सब कुछ धुंधला और कम दिखाई दे रहा था। आरव ने जल्दी से लकी को उठाया और उसे टेंट की रखवाली करने को कहा। फिर वह उन आवाजों के स्रोत की ओर चल पड़ा। दूर से आने वाला शोर, जैसे कई भारी कदमों की आवाज हो, उसे अजीब लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस समय कितने क्रिएचर रेगिस्तान से गुजर रहे थे। आरव एक स्टोन वॉल के पास पहुंचा और उसकी दरारों से झांक कर देखा। शुक्र था कि सफेद धूल ने आगे के नजारे को पूरी तरह ब्लॉक नहीं किया था। उसने साफ साफ चांद के नीचे चलते हुए सैंड हाउल टाइगर्स के एक छोटे से ग्रुप को देखा। उनकी दहाड़ बेहद तीव्र और कान फाड़ू थी। जब उनके पैर जमीन से टकराते थे, तो पूरी धरती कांपने लगती थी। जैसे ही आरव ने आगे देखा, उसने कुछ हंटर मैजिशियंस को अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए देखा। वो सब बेहद डरे हुए थे, उनकी घबराहट और डर उनके हर कदम से झलक रही थी। आरव ने देखा कि करीब 6 या 7 सैंड हाउल टाइगर्स का एक पूरा ग्रुप उनका पीछा कर रहा था। अगर यह ग्रुप उसके स्क्वाड के सामने आ जाता, तो शायद वे भी अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए मजबूर हो जाते। वह तुरंत ही हंटर मैजिशियन स्क्वाड के 2 लोगों को पहचान गया। एक थी वह फीमेल मैजिशियन, और दूसरा था वह लीडर जिसके बड़े बियर्ड थे। घबराहट में वे अपना रास्ता खो चुके थे, और वो भागते भागते सीधे ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर की तरफ आ गए थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि वे फाइनली ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के सफेद रेत में पहुंच गए। वो लोग एक पल के लिए भी नहीं रुके और एरिया में 400 से 500 मीटर अंदर भागते चले गए। उसी समय उनका पीछा कर रहे सैंड हाउल टाइगर्स अचानक रिवर के किनारे पर रुक गए। वे सभी ठीक उस सीमा पर आकर रुक गए, मानो ह्यूमन मैजिशियंस को घेर कर मार देना चाहते हों, लेकिन एक भी कदम उस सीमा से आगे नहीं बढ़ा सके। सभी टाइगर्स बेचैनी से घूर रहे थे, उनकी आंखों में पछतावा और गुस्सा साफ झलक रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके मुंह से दबी हुई दहाड़ें निकल रही हों, लेकिन वे किसी अनजान कारण से आगे बढ़ने से झिझक रहे थे। आरव ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि सैंड हाउल टाइगर्स, जो अपनी क्रूरता के लिए जाने जाते हैं, अचानक पीछे क्यों हट रहे हैं।
कि तभी ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में एक बेहद खतरनाक नजारा सामने आया, जिसने उसे हिलाकर रख दिया। उसने देखा कि सफेद रेत के बीच से व्हाइट सैंड डिमंस उभर रहे थे। उनके हाथों में रेत से बने बड़े बड़े ब्रॉड स्वॉर्ड्स थे और उन्होंने बिना किसी दया के हंटर मैजिशियंस के ग्रुप पर वार करना शुरू कर दिया। हंटर्स के दिल दहला देने वाली चीखें निकली और देखते ही देखते आसमान खून से लाल हो गया। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना यह संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल चैट 286 बलि का बकरा कौन बनेगा? 3 मीटर लंबे व्हाइट सैंड डिमंस 4 से 5 लाइन बनाकर खड़े थे और उन्होंने उन हंटर्स को घेर लिया था जो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में घुस गए थे। उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। व्हाइट सैंड डेमंस ने अपने सैबर्स से हंटर्स पर हमला किया। ये सैबर्स साधारण तलवारों की तरह तेज नहीं थे, बल्कि बहुत मोटे और भारी थे, जैसे बड़े डंडे या हथौड़े। इन सैबर्स के वार हंटर्स को काटने के बजाय उन्हें बुरी तरह पीट रहे थे, जिससे उनकी हड्डियां टूट रही थीं और शरीर कुचल रहा था। नतीजा ये हुआ कि एक खून से सना हुआ नजारा दिखाए, जहां मांस के टुकड़े और हर तरफ खून बिखरा हुआ था। नीले और सफेद चांद की रोशनी में ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर की सफेद रेत और भी डरावनी लग रही थी, खासकर जमीन पर फैले खून के तालाबों के साथ। आरव की आंखें चौड़ी हो गईं। हालांकि उसका हंटर्स को बचाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनकी मौत इतनी जल्दी हुई कि वो हैरान रह गया। उनके स्पेल्स द्वारा बनाया गया डिफेंस उतना मजबूत नहीं था, जिस वजह से व्हाइट सैंड डिमंस के भारी हथियारों के सामने उनकी एक नहीं चली। उनका डिफेंस पल भर में ही चकनाचूर हो गया और उनकी दर्द भरी चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंज उठी, जो हवा के साथ दूर तक फैल रही थी। हे भगवान! रुद्र की धीमी चीख आरव के पीछे से आई। आरव ने पलट कर देखा तो पाया कि सभी लोग जाग चुके थे और उनके टेंट से बाहर आकर उसके पीछे खड़े थे। अनन्या और कृति ने अपने मुंह अपने हाथों से ढक लिए थे, जबकि छुटकी की चौड़ी आंखें उस खौफनाक नजारे पर टिकी थीं। यह साफ था कि उन्होंने सब कुछ देख लिया था। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर जितना उन्होंने सोचा था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक था। हंटर्स आम लोगों की तरह उस रिवर में कूद गए थे, जो हिंसक शार्क्स से भरा हुआ था, और कुछ ही सेकंड्स में उनकी मौत हो गई थी, जैसे उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हो। क्यों न हम इसे पवनपुर में एक हॉलीडे ट्रिप समझें। चलो वापस वहीं चलते हैं जहां से हम आए थे, रुद्र ने बुदबुदाते हुए कहा, अपने हड्डियों को सुनना और अंगों को कमजोर महसूस करते हुए। रुद्र ने सीक्रेट टिपिंग स्क्रॉल से पहले ही सीखा था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर पवनपुर रीजन के सबसे खतरनाक और प्रतिबंधित इलाकों में से एक है। यहाँ बहुत से हंटर्स अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन जब रुद्र ने इसे अपनी आंखों से देखा, तो उसने अपनी आत्मा को डर से कांपते हुए महसूस किया। अगर सैंड हाउल टाइगर्स का पीछा कर रहे हंटर्स ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में न घुसते, तो शायद उनका पूरा ग्रुप भी नर्क का एक छोटा सा ट्रिप एंजॉय कर रहा होता। क्या हम अनन्या के साथ नहीं हैं? शायद तब इतना बुरा नहीं होगा। आमतौर पर निडर रहने वाला लकी भी अब हकलाने लगा था। कृति और अनन्या दोनों ही काफी देर तक चुप रहे, क्योंकि सीन को देखने के बाद सभी को खुद को संभालने में वक्त लगा। थोड़ी देर बाद कृति ने अनन्या को चौड़ी आंखों से देखा और पूछा, क्या सच में तुम्हारा साइकिक एलिमेंट डिमन बीस्ट्स को शांत कर सकता है? अगर कुछ गलत हुआ, तो क्या हम सभी का हाल भी उन हंटर्स की तरह नहीं हो जाएगा? अनन्या ने सीरियस होकर थोड़ी देर सोचा, फिर सिर हिलाते हुए धीरे से बोली, व्हाइट सैंड डिमंस उस जगह पर सेंसिटिव हैं क्योंकि वो जगह खून से सनी हुई है। उस एरिया से गुजरना वाकई रिस्की है। लेकिन जब तक हम उन जगहों से गुजरेंगे जहां ब्लड की स्मेल नहीं है, मैं गारंटी दे सकती हूं कि वो हम पर अटैक नहीं करेंगे। तुम ऐसा कह रही हो, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। अगर कुछ गलत हुआ, तो हम सब मर सकते हैं, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। छुटकी ने दो डरपोकों पर घृणा भरी नजर डाली और शांति से बोली, उन बेवकूफों ने तो अपनी कब्र तभी खोद ली थी जब उन्होंने इतने सारे सैंड हाउल टाइगर्स को एक साथ उकसाया था, और फिर वो लोग और ज्यादा बेवकूफियत करते हुए ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में घुस गए। अगर उन्होंने टाइगर्स से लड़ने का फैसला किया होता, तो उनके बचने कुछ चांसेस थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस नदी में कदम रखा और ये हंगामा किया, ये नरक में छलांग लगाने जैसा था। हमें बस बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, और अनन्या दीदी के साइकिक एलिमेंट की मदद से हम बस एक सूखी नदी पार करेंगे। इस बीच अनन्या अपने डर से उबर चुकी थी।
उसने कॉन्फिडेंस से कहा, अगर हम पहले वाला प्लान ही फॉलो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हालांकि आप सबको याद रखना है, ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में मेरे परमिशन के बिना कोई भी स्पेल कास्ट मत करना। एक बार जब उन डिमंस को किसी डिस्ट्रक्टिव स्पेल की हलचल महसूस हुई तो वो तुरंत हमला करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। रुद्र और कृति ने सहमति में सिर हिलाया। उन्हें अच्छी तरह से समझ आ गया था कि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में डिमन बीस्ट से लड़ना सही नहीं होगा, लेकिन अनन्या के साइकिक एलिमेंट की वजह से सब कुछ सुरक्षित हो सकता था। सब लोग थोड़ी चिंता के साथ अपने टेंट्स में वापस चले गए और कोई भी रात में ठीक से सो नहीं पाया। आखिरकार ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर बस 20 मीटर की दूरी पर था। कौन जानता था कि सुबह होते ही डरावने व्हाइट सैंड डिमंस किनारे पर हमला करेंगे या नहीं। सुबह होते ही, जैसे ही पूर्व में उगते लाल सूरज ने अपनी किरणें ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर पर डाली, सबने अपनी बेचैनी को और बढ़ते हुए महसूस किया। हंटर्स के ग्रुप का खून हवा में सूख चुका था, लेकिन वो निशान अब भी सूरज की किरणों के नीचे साफ दिख रहे थे, जो उन्हें लगातार याद दिला रहे थे कि ये शांत दिखने वाला व्हाइट सैंड रिवर सच में मौत का जाल है, जहां बचने की संभावना बेहद कम है। क्यों न हम में से कोई जाकर ट्राई करे? इससे बेहतर है कि पूरा स्क्वाड खत्म हो जाए, रुद्र ने घबराई हुई आवाज में सुझाव दिया। मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया आइडिया है, क्योंकि इससे सबको यकीन हो जाएगा कि हमारा प्लान काम करेगा। बस सवाल ये है कि ये काम करेगा कौन? आरव ने थोड़ी शरारत के साथ जवाब दिया, मानो उसे पहले से ही पता हो कि किसे भेजना है। लकी उस डरावने सीन को देखकर पूरी तरह से समझ गया था कि ये वॉलंटियर करने का सही समय नहीं था, इसलिए उसने बड़े ही चालाकी से ये मौका रुद्र को दे दिया। रुद्र को अपने आप को थप्पड़ मारने का मन हुआ। उसे लगा कि क्या वो इतना बोर हो चुका था कि उसने ये बेवकूफ़ी भरा सजेशन सभी को दिया। क्या उसने ये नहीं सोचा कि वो खुद भी बलि का बकरा बन सकता है? फिर भी उसके मन में थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। उसने लकी की तरफ एक मुस्कुराहट के साथ देखकर कहा, तुम बहादुर सोल्जर हो, 2 मूवमेंट स्पेल्स के साथ। अगर कुछ गलत होता है तो तुम आसानी से भाग सकते हो। ये बहादुरी दिखाने का मौका मैं तुम्हें दे देता हूँ। लकी ने अपने हाथ हिलाते हुए सीरियस होकर कहा, भाई आरव ने मुझे बताया है कि तुम्हारा डिफेंस 1000 साल पुराने कछुए जैसा है। मुझे यकीन है कि अगर व्हाइट सैंड डिमंस आए भी, तो तुम्हारा डिफेंस इतना लंबा चलेगा कि हम तुम्हें रेस्क्यू करने का समय पा सकेंगे। रुद्र ने आरव की तरफ बेबस निगाहों से देखा। आरव ने कंधे उछालते हुए कहा, मैं तो टीम का डिफेंडर हूं, मुझे यकीन है कि तुम दोनों में से कोई एक बेहतर कैंडिडेट होगा। रुद्र ने एक बेबस सा चेहरा बनाकर अनन्या की ओर देखा, जैसे उसकी ओर से कोई मदद की उम्मीद कर रहा हो। चलो, कोशिश करो, सब सेफ रहेगा। बस याद रखना कि जब तक मैं न कहूं, तुम्हें कोई स्पेल कास्ट नहीं करनी है, क्योंकि वो तुम्हें बड़े खतरे में डाल सकता है। अनन्या ने रुद्र की फिक्र करते हुए कहा। रुद्र ने खुद को हिम्मत दी और ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर की ओर बढ़ा। उस वक्त उसे सिर्फ चिंता ही नहीं, बल्कि और भी कई भावनाएं घेर रही थी। उसने अपने कदम सैंड पर धीरे धीरे रखते हुए आगे बढ़ाए, हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कन और तेज होती जा रही थी। जैसे ही उसने कुछ और कदम आगे बढ़ाए, उसकी दिशा में आती हवा की तेज हाउलिंग और ज्यादा साफ हो गई। उसकी नजरों में ये सूखी नदी अब किसी सामान्य रास्ते की तरह नहीं दिख रही थी, बल्कि नर्क की ओर जाने वाली एक भयावह रास्ता लग रही थी। जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, अचानक व्हाइट सैंड से उठती हुई दिखाई दी। बिना किसी चेतावनी के 10 से भी ज्यादा व्हाइट सैंड डिमंस उसके सामने खड़े थे। वो समुराई जैसे सफेद आर्मर में सजे हुए थे, उनकी काया बलवान और विशाल थी। वो ऐसे खड़े थे जैसे किसी प्राचीन योद्धा सेना के अविनाशी सैनिक हों, जो सदियों से अपनी भूमि की रक्षा करते आ रहे हों।